इस दौरान में इमरान ने अपनी फौजी बुशर्ट की जेब में से इंतहाई ताकतवर स्टेनलेस स्टील की नलकी वाला टाइम बम निकालकर हाथ में छुपा लिया। एक जगह दस्ती बमों और मिसाइलों के ढेर लगे हुए थे। जबरान ने इनकी तरफ इशारा किया। इमरान ने हैंड ग्रेनेडों के ढेर के अंदर बड़े आराम से बम रख दिया। इसने इसका बटन नहीं दबाया था। वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। कुछ नहीं तो चेकिंग के बहाने इन्हें वहाँ 10 मिनट ज़रूर लगाने चाहिए थे। इमरान चाहता था कि ये 10 मिनट गुजरने के बाद वो टाइम बम का बटन दबाए ताकि इन्हें जहाज़ से निकलने और जहाज़ से ज़्यादा दूर होने के लिए मज़ीद 10 मिनट मिल जाए। जबरान ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है हमें अब निकल जाना होगा। हमारा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं, ये हमें किसी मुसीबत में फंसा सकता है। इमरान ने धीमी आवाज़ में कहा, सिर्फ 5 मिनट और ठहरेंगे। ये 5 मिनट उन्होंने गोदाम में असला और गोला बारूद के ज़ख़ीरों के दरमियान घूम फिर कर गुजार दिए। इमरान ने जबरान से कहा, ऊपर वाले गोदाम में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, नीचे वाला गोदाम ऊपर वाले गोदाम को भी उड़ा देगा। अब निकल चलो। वो फौजी अंदाज में तेज़ तेज़ चलते स्टोर से बाहर आ गए। बाहर आते ही इमरान ने कप्तान गुमेज़ से कहा, ओके कैप्टन, हर शय ठीक हालत में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बाहर निकलते वक्त इमरान ने दस्ती बमों के ढेर में छुपाए हुए टाइम बम का नन्हा सा नुक्ता दबा दिया था और टाइम बम के अंदर लगा हुआ छोटा सा क्लॉक चल पड़ा था। ठीक 25 मिनट के बाद बम ने फटकर जहाज़ को धमाके से उड़ा देना था। कप्तान गुमेज़ ने कहा, सर अब ऊपर वाले स्टोर की भी चेकिंग कर लें। इमरान ने कप्तान की तरफ मुस्कुराकर देखा और अंग्रेजी में कहा, वेल कैप्टन गुमेज़, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत ड्यूटीफुल ऑफिसर हो। अब ऊपर वाले स्टोर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी जाकर हाई कमांड को रिपोर्ट भिजवा देगा। अब हम जाएगा। इस ख्याल से कि जहाज़ पर किसी को शक न पड़े, वो ज़्यादा तेज़ी से भी वापस नहीं जा सकते थे। बस जिस रफ्तार से आए थे इसी रफ्तार से चलते हुए वो दरमियाने अरशे के जीने के पास आ गए। इमरान और जबरान ने टाइम बम का बटन दबाने के साथ ही अपनी अपनी घड़ियों को चेक कर लिया था और अब एक एक मिनट का हिसाब कर रहे थे। इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, फिर भी वो ज़्यादा तेज़ी दिखाकर जहाज़ के कप्तान को खामखा शक में नहीं डालना चाहते थे। जहाज़ का कप्तान इन्हें गोदी के गेट तक छोड़ने आए। गेट के बाहर इसने कोई फौजी जीप वगैरह न देखी तो इमरान से कहा, सर आपकी गाड़ी अगर अभी तक नहीं आई तो मैं अपनी गाड़ी मंगवा देता हूँ। इमरान ने कहा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इस तरफ आर्मी की गाड़ी दिन के वक्त नहीं लाना चाहते थे। हाँ, आप अपनी गाड़ी भिजवा दें। कप्तान की छोटी मारुति गाड़ी गोदी पर ही एक तरफ खड़ी थी। इसने पीछे मुड़कर कुछ फासले पर खड़े सफ़ेद वर्दी वाले पेटी ऑफिसर को इशारा किया। इसने फ़ौरन गाड़ी भिजवा दी। इमरान ने और जबरान ने जहाज़ की कप्तान से हाथ मिलाया और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी फ़ौरन चल पड़ी। इमरान ने ड्राइवर से कहा, जवान गाड़ी तेज़ चलाओ, हमें जल्दी हेडक्वार्टर पहुंचना है। मर्चेंट नेवी के वर्दी पोस्ट ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। इमरान ने ड्राइवर की तरफ देखकर सोचा, कुदरत इस ड्राइवर पर मेहरबान हो गई है जो इसे जहन्नम में से निकाल कर ले आई थी। वहाँ थोड़ी देर बाद जहन्नम के शोले बुलंद होने वाले थे। अब ये नेवी के इस ड्राइवर की किस्मत थी कि ये अभी 10-12 मिनट तक गोदी पर वापस न जाए। इमरान ड्राइवर को ज़्यादा देर तक अपने साथ भी नहीं रख सकता था क्योंकि कुछ देर बाद गोदी में क़यामत खेज़ धमाके होने वाले थे। वो गोदी से ज़्यादा दूर होते जा रहे थे। आखिर एक जगह पहुंचकर इमरान ने ड्राइवर से कहा, जवान गाड़ी रोको, हम इधर उतरेंगे। ड्राइवर ने सड़क के एक तरफ उतार कर गाड़ी रोक दी। इमरान और जबरान उतर गए। उन्होंने अपनी अपनी घड़ी पर वक्त देखा। बम के फटने और इसके बाद सारे जहाज़ के फटने में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। नेवी के ड्राइवर ने कहा, सर मैं जाऊँ या इधर आपका इंतज़ार करूँ? इमरान के दिल में ख्याल आया। इसने ड्राइवर से पूछा, जवान तुम्हारा नाम क्या है? इसने बड़े अदब से कहा, सर मेरा नाम गुलाम कादिर है, मैं अड़ी ज़िला जम्मू का रहने वाला हूँ। इमरान ने इसको एक बोगस यानी फर्जी टेलीफोन नंबर कागज़ पर लिख कर दिया और हुक्म देने के अंदाज में कहा, गुलाम कादिर, इधर से तुम वापस गोदी में नहीं जाएगा, तुम इधर से सीधा शहर के बड़े डाकखाने में जाएगा, वहाँ से इस नंबर पर फ़ोन करेगा। इधर से कैप्टन तिवाड़ी बोलेगा, तुम्हें इसे बताएगा कि कर्नल साहब ने जहाज़ का मुआयना कर लिया है और वो हेडक्वार्टर वापस आ रहा है। अगर नंबर इंगेज मिला तो इस वक्त तक तुम फ़ोन करता रहेगा जब तक दूसरी तरफ से कैप्टन तिवाड़ी नहीं बोलेगा। ये ऑर्डर है। ओके सर। ड्राइवर ने फर्जी टेलीफोन नंबर वाला कागज़ जेब में रख लिया और सैल्यूट करके गाड़ी को जहाज़ की गोदी की तरफ ले जाने की बजाय शहर को जाने वाली सड़क पर डाल दिया। जबरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान मैं समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। इमरान बोला, मैं नहीं चाहता कि जहाज़ के साथ इस मुसलमान ड्राइवर के भी पड़खचे उड़ जाएं। वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, हमें अब दूसरी तरफ से होकर समंदर के दलदली इलाके की तरफ जाना होगा। यहाँ ज़्यादा देर रहना दुरुस्त नहीं। दोनों बंदरगाह के मुखालिफ सिमत को चल पड़े। चलते चलते वो थोड़ी देर बाद घड़ियों पर निगाह डाल लेते थे। जब 25 मिनट गुजरने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए तो इमरान बोला, इस चट्टान के पीछे आ जाओ, अगर टाइम बम ने धोखा न दिया तो 2 मिनट बाद वो फट जाएगा। समंदर का शुमाल मशरिकी दलदली इलाका शुरू हो चुका था। यहाँ कहीं कहीं चट्टानें ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। वो एक चट्टान की ओट में होकर बैठ गए। दोनों के दिलों की धड़कनें मामूल से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। बम फटने में सिर्फ 15 सेकंड रह गए थे। इमरान सेकंड गिनने लगा।
15 सेकंड पूरे हो गए मगर कोई धमाका न हुआ। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। जबरान बोला, जलजला आ रहा है। ये जुमला भी जबरान के मुंह में ही था कि एक ऐसा धमाका हुआ जैसे 10-12 आतिशफिशा पहाड़ एक साथ फट पड़े हों। इसके बाद दूसरा धमाका हुआ। ये पहले धमाके से ज्यादा दहशतनाक और क़यामत खेज था। जमीन को झटके लग रहे थे। दोनों जमीन पर औंधे लेट गए थे। इनके ऊपर से फटते बमों और मिसाइलों और जहाज़ों के टुकड़े चीखते शोर मचाते गुजर गए थे। बंदरगाह की तरफ आसमान आग और धुएं में सुर्ख और स्याह हो रहा था। इमरान ने कहा, ये दूसरा धमाका जहाज़ के ऊपर वाली मंजिल की एमुनेशन का था। जबरान ने मुंह में रुमाल ठोंस लिया था। जमीन थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे लर्ज रही थी जैसे करीब ही बमबार तैयारे मुसलसल बम गिरा रहे हों। छोटे बड़े धमाके हो रहे थे। इमरान ने कहा, उठो और यहाँ से निकल चलो। दोनों उठे और उन्होंने बंदरगाह से हटकर शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। जबरान बोला, हमें शाहजी के गोदाम की तरफ जाना चाहिए। वो जगह बंदरगाह से काफ़ी फासले पर है और महफूज भी है। इमरान ने कहा, हम इधर ही जा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा लंबा चक्कर काट कर जाएंगे। ये सारा रास्ता मेरी नज़रों में है। धमाकों की शिद्दत कम हो गई थी। बंदरगाह की सीमत आसमान आग के शोलों में सुर्ख हो रहा था। जबरान कहने लगा, शाहजी ने बड़ा कारगर बम हमें दिया था। हमने बड़ी जल्दी टारगेट मार लिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इमरान बोला, अगर जहाज़ के कप्तान को अम्बाला छावनी से टिलक्स न मिला होता तो मामला दूसरा होता। फिर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते थे। जबरान ने कहा, शाहजी ने कहा था कि हम अपनी वर्दियां दलदल में दबा देंगे, मगर हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। वर्दियां दलदल में दबा दे तो क्या शाहजी के गोदाम तक नंगे जाएंगे? इमरान बोला, इस वक्त ऐसा ना तो मुझे ख्याल आया और ना शाहजी ने कहा कि दूसरे कपड़े साल ले जाना और इन्हें किसी जगह छुपा देना। फिर अब क्या करें? जबरान ने पूछा। इमरान बोला, आप गोदाम में जाकर ही दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। चौकीदार हमें फौजी वर्दी में देख कर क्या सोचेगा? जबरान के इस खदशे के इजहार पर इमरान ने कहा, बूढ़ा चौकीदार शाहजी के भरोसे का आदमी है, मुसलमान है और एक मुद्दत से शाहजी की खिदमत कर रहा है। हो सकता है इसे तमाम हालात का इल्म ना भी हो। जब भी वो किसी के आगे जुबान नहीं खोलेगा। एक लंबा चक्कर काट कर वो शाहजी उर्फ चंद्रकांत के गोदाम में पहुंचे तो चौकीदार वहां पर मौजूद नहीं था। चाबी वो एक जगह छुपा कर रख देते थे। इमरान ने खुफिया जगह से चाबी निकालकर कोठरी नुमा कमरे का ताला खोला और कमरे में आते ही इमरान ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें सुरखरू किया। जल्दी जल्दी उन्होंने इंडियन आर्मी की वर्दियां उतारकर अपने कपड़े पहने और वर्दियों को एक प्लास्टिक के लिफाफे में ठोंस कर लिफाफा एक तरफ रख दिया। जबरान ने कहा, इसे अभी ले जाकर दलदली इलाके में दबा देते हैं। इमरान बोला, इस वक्त बाहर जाना मुनासिब नहीं है, काम रात के अंधेरे में करेंगे। कुछ देर बाद बूढ़ा चौकीदार आ गया। इसने कमरे का दरवाज़ा खुला देखा तो आकर कहने लगा, साहब मैं आज भिंडियाँ पका रहा हूँ, आपको भिंडियाँ पसंद है? अगर नहीं तो और कुछ और पका लेता हूँ। इमरान ने कहा, बाबा तुम जो पकाओ हम खा लेंगे। बूढ़ा चौकीदार चला गया। इसने बिल्कुल ना पूछा कि आप सुबह कहाँ चले गए थे। सारा दिन इमरान और जबरान ने कमरे में बैठे बातें करते गुजार दिए। दोपहर हो गई, फिर शाम गुजर गई, फिर रात पड़ गई। अब उन्हें शाहजी का इंतजार था। वो जानते थे कि शाहजी को भी जहाज़ की तबाही का इल्म हो गया होगा। इमरान ने कहा, ये तो अब शाहजी की ज़ुबानी मालूम होगा कि जहाज़ कितना तबाह हुआ है। रात को थोड़ा बहुत खाना खाकर वो लेट गए। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो शाहजी से अपनी मिशन की कामयाबी का नतीजा मालूम करना चाहते थे। जब रात के 11:45 बजे तो उन्हें बाहर जीप के आने और बाहर एक तरफ रुकने की आवाज़ आई। दोनों बिस्तर पर उठकर बैठ गए। जबरान बोला, शाहजी आ गए हैं। थोड़ी देर में शाहजी भी आ गए। बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने इमरान और जबरान को गले लगाया और बोले, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें कामयाब किया। इमरान ने कहा, शाहजी ये कामयाबी आपके तामुन के बगैर मुमकिन नहीं थी। शाहजी इमरान के पास चारपाई पर बैठ गए। कहने लगे, बंदरगाह पर इस कदर तबाही हुई है कि गोदी पूरी की पूरी उड़ गई है। अपने आदमियों ने बताया है कि जहाज़ का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। इसके टुकड़े हवा में उड़कर भावन नगर के बाजारों में गिरे हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। मुझे यकीन था कि तुम इस मिशन में कामयाब होगे और अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाओगे। अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबरान और इमरान शाहजी को तकने लगे। इमरान ने पूछा, ये जिम्मेदारी किसकी तरफ से सौंपी जा रही है? शाहजी बोले, ये तो एक खुली हुई हकीकत है कि हिंदुओं ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से कभी तस्लीम नहीं किया और इंडिया की हर हुकूमत की अवलियन पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को किसी न किसी तरह ख़त्म किया जाए। इस नापाक इरादे को अमली शक्ल देने के वास्ते भारत की हर हुकूमत दूसरे मुल्कों, ख़ासतौर पर रूस से असलहे के ढेर जमा करती रही है। भारत अपनी खुफिया तंजीम रॉ की मदद से न सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी का वार कर रही है और मुख्तलिफ सूबों में झूठा प्रोपेगेंडा करके इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े होने की नापाक कोशिशें जारी रखे हुए है, बल्कि भारत ने रूस के साथ फौजी मुआहदा भी कर रखा है, जिसकी रूस से भारत को रूस ज़बरदस्त जंगी इमदाद रहा है। ये सारा जंगी साजो सामान और गोला बारूद इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए ज़ख़ीरा कर रहा है। अब भारत को एटमी क़ुव्वत भी हासिल हो गई है और वो रूस के साइंसदानों की मदद से मिसाइलों और टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे छोटे छोटे एटमी वार हेड भी लगा रहा है।
जंग की सूरत में वो यही कहेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो इस डर से वाकई एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर इसने एटम बम पाकिस्तान की किसी शहर पर गिराया तो पाकिस्तान भी इसके बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर एटम बम गिराने की सलाहियत रखता है। वो यही पैकेट करेगा कि हम रिवायती असले से जंग लड़ेंगे, लेकिन इसके मिसाइलों, टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे न्यूक्लियर वॉर हेड लगे हुए होंगे। ये जब फटेंगे तो इनका दायरा असर एटम बम की तरह वसी नहीं होगा, ना इसमें से इतनी ज़्यादा तापकारी खारिज होगी, लेकिन इससे इतनी ज़बरदस्त हरारत पैदा होगी कि टैंक पिघल जाएंगे और मोर्चे ज़मीन में धंस जाएंगे। इमरान ने कहा, अगर भारत ने जंग की सूरत में ऐसा किया तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा, वो भी न्यूक्लियर वॉर हेड इस्तेमाल करके ईंट का जवाब पत्थर से देगा। शाहजी ने कहा, लेकिन भारत पहल कर चुका होगा और जंग में जो पहल करता है वो बहुत से जंगी मफाद हासिल कर लेता है। खैर, ये तो ज़िमनी बातें हैं। अब मैं असल मौजू पर आता हूँ। बात यह है कि आज शाम को मुझे पाकिस्तान के खुफिया ज़राए से एक पैगाम मौसूल हुआ है जो तुम्हारे नाम है। इमरान और जबरान एकदम खामोश हो गए। शाहजी बोले, तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है कि भारत की जंगी कुव्वत और इसके पाकिस्तान के खिलाफ जमा किए गए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के असला की पूरी रिपोर्ट मुहैया करो। इस मुहिम में मैं जिस कदर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करूँगा। जबरान बोला, लेकिन ये तो इंतहाई टॉप सीक्रेट दस्तावेज़ात होंगे। ज़रूर होंगी, शाहजी बोले। ये टॉप सीक्रेट दस्तावेज़ात की नकल या इस दर्ज भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी कुव्वत के मंदरजात मालूम करने होंगे। ये काम तुम दिल्ली जाकर हाजी साहब के ताउन से ही सर अंजाम दे सकोगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप दिल्ली में हाजी साहब को बता दें, नहीं तो मैं खुद वहाँ पहुँच कर इन्हें इस मिशन के बारे में बता दूंगा। शाहजी ने कहा, तुम क्या समझते हो हम यूं ही गाफिल होकर यहाँ बैठे हुए हैं? बरखुरदार हम दुश्मन के मोर्चों के ऐन सामने बैठे हैं। हमें दुश्मन की एक एक नकलो हरकत की लम्हा भर की खबर है। पाकिस्तान से जिस जराए से हमें यह खुफिया पैगाम मिला है, इन्हीं जराए ने दिल्ली में हाजी साहब को भी इतला दे दी है। इन्हें यह भी बता दिया गया है कि इस सिलसिले में कमांडो इमरान आपसे रब्ता करेगा। चुनांचे तुम्हें पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब को रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ इस बात की वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दिल्ली में हम अपने जिस आदमी को हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं, इसका ये नाम बिल्कुल फर्जी है, और दिल्ली में इनके होटल का नाम भी नगीना होटल नहीं है। सिर्फ हुब्बुल वतनी की ये दास्तान हुर्रियत बयान कर लें और पाकिस्तान की नई नस्ल को हिंदू के पाकिस्तान दुश्मन नापाक अजाइम से रोशनास करवाने और मौत के मुंह में बैठकर अपने जाबाज कमांडो वतन के इस्तेहकाम और वकार की खातिर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनको उजागर करने के लिए अपने तमाम आदमियों के नाम और मुकाम फर्जी लिखे जा रहे हैं। नाम मुकाम फर्जी हैं, लेकिन जुर्रत व बहादुरी की ये दास्तान सच्ची है। जबरान बोला, मैं भी इमरान के साथ इस जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ। शाहजी ने कहा, ऊपर से सिर्फ कमांडो इमरान का नाम दिया गया है। जब तुम्हारी बारी आएगी इस वक्त तुम्हें भी जिहाद में शरीक होने का मौका मिल जाएगा। इस दौरान तुम मेरे पास ही रहोगे। शाहजी की नज़र कोने में रखे प्लास्टिक के बड़े लिफाफे पर पड़ गई जिसमें इमरान ने भारतीय फौजी वर्दियाँ ठोंस रखी थी। शाहजी ने पूछा, इस थैले में क्या है? जब जबरान ने बताया कि ये कर्नल और भारतीय कप्तान की फौजी वर्दियां हैं तो शाहजी दोनों को डांटते हुए बोले, ये क्या हमाकत की तुम लोगों ने? इतना बड़ा सबूत तुमने अपने पास रखा हुआ है, इसको दलदल में दबाया क्यों नहीं? इमरान बोला, मैं कोई वजाहत नहीं करूंगा, बस गलती होगी, मैं आपके जाने के बाद इसे दलदल में दबाऊंगा। शाहजी ने कहा, याद रखो मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आइंदा तुम लोगों से ऐसी गलती हुई तो फिर गलती हमें माफ़ नहीं करेगी। लाओ ये थैला मुझे दे दो, मैं खुद इसे ज़ाया कर दूंगा। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। शाहजी ने भारतीय फौजी वर्दियों वाला प्लास्टिक का बड़ा लिफाफा अपने पास रख लिया और बोले, मैं जाता हूँ, कल रात को किसी वक्त आऊँगा और तुम्हारे नए मिशन के बारे में ज़रूरी कुछ हिदायत दूंगा। शाहजी थैला उठाकर कमरे से निकल गया। इमरान और जबरान अंदर बैठे रहे। बाहर जीप स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, फिर ये आवाज़ दूर होते होते रात की खामोशी में गुम हो गई। दूसरी रात वो आए तो इनके पास इमरान के लिए दिल्ली तक का रेलवे का टिकट था। उन्होंने टिकट के साथ इमरान को कुछ रुपए भी दिए जो सफ़र खर्च करने के लिए थे। इमरान के लिए नई पतलून, कमीज़ और गर्म जैकेट भी थी। कहने लगे, दिल्ली में सर्दी होगी, ये तुम्हारे वाली जैकेट वहाँ नहीं चलेगी, तुम यहीं उतार दो, सीधा भावनगर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाओ। तुम्हें सुबह मुंह अंधेरे की गाड़ी पकड़नी होगी। 6 बजे सुबह तक तुम्हें रेलवे स्टेशन पहुंच जाना होगा। अपने पास ना कमांडो चाकू रखोगे और ना कोई पिस्तौल रखोगे। दिल्ली में अगर ज़रूरत पड़ी तो हाजी साहब तुम्हें सब कुछ मुहैया कर देंगे। जबरान मेरे पास ही रहेगा। जबरान कहने लगा, मैं भी इस कमांडो मिशन में शामिल होना चाहता था, मगर ऊपर से मेरे लिए ऑर्डर नहीं आए, शायद इसलिए कि मैं इमरान से जूनियर हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। इमरान बोला, हो सकता है ऐसी ही बात हो, लेकिन हमें ऊपर का हुक्म तस्लीम करना होगा। खुदा ने चाहा तुम्हारे लिए और बहुत से मौके आ जाएंगे। शाहजी ने इमरान को हिदायत देते हुए कहा, असले का जहाज़ तबाह होने के बाद सारे इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तुम्हें होशियार रहकर और आंखें खुली रखकर यह सफल तय करना होगा। बाकी तुम खुद जानते हो कि इन हालात में तुम्हें क्या क्या एहतियात करनी होगी।
तुम्हारे दिल्ली पहुंचने की मुझे अपने खुफिया ज़राए से इतला मिल जाएगी। बाकी अगर कोई ज़रूरी बात हुई तो हाजी साहब खुद तुम्हें बता देंगे। शाहजी रात के अंधेरे में खामोशी से वापस चले गए। इमरान और जबरान कुछ देर आपस में बातें करते रहे, फिर वो सो गया। इसने अपने दिल में कहा कि मुझे ठीक 5 बजे जगा देना, और जब इसकी आंख खुली तो इसने टाइम देखा तो ठीक 5 बज रहे थे। ये बात इमरान ने हमेशा नोट की थी कि जब भी रात को इसने अपने दिल में कहा कि भाई मुझे इतने बजे जगा देना, तो ठीक इतने बजे ही इसकी आंख खुल जाती थी। शायद ये इसकी छठी हिस्स का करिश्मा था। इसने जबरान को भी जगा दिया। जल्दी जल्दी शेफ बनाई, मुँह हाथ धोया और खामोशी से बाहर निकल गया। पूह फट रही थी, आसमान पर दिन का उजाला फैल रहा था। एक जगह पर इसे खाली रक्षा मिल गया और वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट इसके पास था। वो सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गया जहां से अहमदाबाद वाली गाड़ी रवाना होनी थी। गाड़ी आध घंटे बाद आकर लगी। पहले ही से वो मुसाफिरों से भरी हुई थी। इमरान भी एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। अहमदाबाद पहुंचकर वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई। काफ़ी रात गए। ट्रेन पहुंची स्टेशन से जामिया मस्जिद के चौक में हाजी साहब के होटल में जाने की बजाय वो सीधा रिक्शा पकड़कर हाजी साहब के प्लाट वाले कमरे में आ गया। चौकीदार को जगाकर दरवाज़ा खुलवाया, चाबी लेकर अपने पास रख ली और सो गया। दूसरे रोज़ इसने चौकीदार ही के जरिए हाजी साहब को अपनी आमद की खबर पहुंचा दी। हाजी साहब दोपहर के वक्त पहुंच गए। कहने लगे, खलीज कांबे वाले भारतीय असला वाले जहाज़ की तबाही की खबर हमें मिल गई थी और अखबारों ने इसे मुख्तसर करके छुपाया हुआ था, क्योंकि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस की बेइज्जती का पहलू निकलता था। लेकिन असल बात कभी नहीं छुपती। यहाँ हर शख्स की जुबान पर यही था कि पाकिस्तान ने हमारे असला गोला बारूद से भरे हुए जहाज़ को तबाह कर दिया है और जहाज़ की आग 2 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी। लेकिन अब तुमको जो मिशन सौंपा गया है वो इससे ज़्यादा अहम, पेचीदा और मुश्किल है। इमरान ने कहा, मुझे इस मिशन की अहमियत का एहसास है। हाजी साहब कहने लगे, भारत का रूस के साथ खुफिया गठजोड़ हो चुका है। रूस शुरू ही से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और रूस बेदीन मुल्क है। भारत के साथ रूस के तल्लुकात इस राब्ते से अच्छे रहे कि भारत भी बेदीन बुत परस्तों का मुल्क है और इस्लाम का दुश्मन है। रूस ने 1948 से लेकर आज तक भारत की फौजी मदद की है और इसे बेपनाह असला देता रहा है और दे रहा है। बल्कि भारत ने एटमी सलाहियत भी रूस ही की मदद से हासिल की है और इसी के ताउन से एटम बम तैयार किया है और एटमी वॉर हेड वाले अग्नि मिसाइल तैयार किए हैं और कर रहा है। इसके अलावा भारत ने भी अमेरिका से भी इसे चीन का हवा देकर बेपनाह असला बटोरा है और अपने गोला बारूद के ज़ख़ीरे, असला और हर किस्म के मोहलिक हथियारों से भर लिए हैं। 1965 की जंग में एक तरह से भारत को पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। ये भारत की जंगी हाईकमान को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था और गैर मुल्की अखबारों ने भी यही लिखा था कि भारत इतनी बड़ी फौजी ताकत होने और 3 डिवीजन फौज से लाहौर पर हमला करने के बावजूद लाहौर की एक सड़क पर भी कब्जा नहीं कर सका, बल्कि उल्टा इसे खेमकरन पाकिस्तान को देना पड़ा था। एटमी ताकत बनने के बाद भारत की जंगी हिकमत अमली बिल्कुल तब्दील हो गई है। इसने रूस की मदद से ऐसे मिसाइल बना लिए हैं कि जिनके आगे न्यूक्लियर वॉर हेड लगे हुए हैं। हमें खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि भारत 6 एटम बम तैयार कर चुका है और रूस की मदद से अब इसके साइंसदान हाइड्रोजन बम पर काम कर रहे हैं। ये सारी तैयारी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। भारत चाहता है कि इस दफ़ा अपनी पूरी ताकत और जंगी साजो सामान की बर्तरी और लाखों की नफरी के साथ पाकिस्तान पर भरपूर हमला करके एक ही हमले में इस पर कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास भारत की जंगी तैयारियों की एक मिनट की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन हमारे जरिए पाकिस्तान को भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी जंगी ताकत और एटमी असले की मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए, जो हमें हासिल करके इन्हें पहुंचानी है। ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम दुश्मन यानी भारत के पेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।